हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ वेलकम बैक टू PSIR फ्री लेक्चर सीरीज विच प्रोवाइड्स यू बेसिक फाउंडेशनल फ्री लेक्चर्स। अगर आप PSIR की फ्री तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस एंड मेंटरशिप देने के लिए, राइट। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स जो हैं पुराने हैं, हमारे पुराने बैचेस के हैं, तो थोड़ी डेटेड है, बट जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है इज स्टिल वेरी वेरी रेलिवेंट। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है या अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट self preparation is not the route for you and you're looking for something which is more holistic, more comprehensive, one stop solution for PSIR, तो मैं PSIR for 2026 का बैच 2 जो है ये लॉन्च हो चुका है और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली क्लासेस 21 अप्रैल से शुरू होंगी और ये ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे जहाँ पे एक सेटिंग स्टोन जो है रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ PSIR एंड नॉर्मल क्लासेस जो है 28 ऑनवर्ड शुरू होंगी। नाउ हमने ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि PSIR की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इनकाउंटर एट मल्टीपल कोचिंग्स इज दैट कि सिलेबस पूरा नहीं किया जाता या फिर एक पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है विदाउट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू द अदर पेपर। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली जो डायनामिक एलिमेंट्स है PSIR के वो सफिशिएंटली पूरे नहीं किए जाते, स्पेशली मेंस के आसपास। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किए और इसके 3 वेरिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है ताकि हम टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर सके विदाउट एनी इंटरप्शंस। इसी के साथ साथ जो डायनामिक पार्ट्स हैं उसको कवर कराने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो सिलेबस, स्टैटिक सिलेबस के साथ डील करते हुए लेक्चर्स हैं, उसके अलावा हम आपको मंथली करंट अफेयर्स फॉर PSIR लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अराउंड 10 जो है ये लेक्चर्स हर महीने आते हैं आपके लिए, जो कि डील करते हैं उस महीने के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, राइट। तो हम यहाँ पे ना ही उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट एक स्कॉलरली एनालिसिस, उसका जो है एक स्वॉट एनालिसिस, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, हर चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसका डेमो भी चाहिए, वी पुट अ नंबर ऑफ आर करंट अफेयर्स कोर्स के ये जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे मंथली लेक्चर्स हैं, उनके डेमोज भी जो है हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा वी ऑल्सो फोकस ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम द गेट गो बाय हैविंग वीकली मिनी टेस्ट, हर पेपर के बाद हाफ लेंथ टेस्ट एंड पूरे सिलेबस कंप्लीशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है तो इंटरैक्शन कैसे हो। रेगुलर इंटरैक्शन के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके एकेडमिक मेंटर एज वेल एज आई एम अवेलेबल टू रिजॉल्व एनी एकेडमिक स्ट्रेटेजिक डाउट्स दैट माइट अराइज। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रेगुलर लाइव जूम सेशंस जहां पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहे हैं वहां पे हम इन्हें लाइव जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मेरे अलावा किसी सिलेक्टेड UPSC ऑफिसर से भी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप चाहते हैं एंड इफ यू रीच विच वी होप द इंटरव्यू राउंड, तो यहाँ पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक सेशंस भी अवेलेबल हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 3 तरह के वेरिएंट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है बट उसके ऊपर भी इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं PSIR 26 का कूपन कोड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर बैच 2, राइट। साथ ही में जैसे कि मैंने बोला था हमारी कंप्लीशन पे फोकस रहती है, इंश्योर करना चाहते हैं दैट एंड टू एंड PSIR का सिलेबस जो है कंप्लीट हो एंड इसी के अंदर आपको भी एक पाथ पे लगने के लिए हम एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर बैच 2, जहां पे डे वाइज एंड लेक्चर वाइज आपको पता होगा कि कौन से दिन हम कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं, so that you aren't lagging behind in any way possible, ठीक है। तो पूरा डिटेल शेड्यूल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टेस्ट भी हैं एंड साथ ही साथ में हर महीने आपको वो करंट अफेयर्स के इसके अलावा
ओवर एंड अबव दिस आपको वो मंथली लेक्चर्स भी मिलेंगे सारी अपडेट्स को कवर करते हुए, जो कि जब तक आप मेंस लिखते हैं, मेंस 2026 तक के आपको जो है ये पूरे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इवन इफ से आपका बैच अभी शुरू हो रहा है तो 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस रैप अप हो जाएगा, बट आपने मेंस तो अगले साल लिखने हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द डायनामिक करंट अफेयर्स विच हैपन देन, तो ताकि आप वहां पे भी बिल्कुल लैग बिहाइंड ना करें, आपका कोर्स जब मर्जी खत्म हो, आपको जो ये डायनामिक लेक्चर्स हैं वो मेंस 2026 तक जो है ये मिलेंगे। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि स्टैटिक फाउंडेशनल पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आप एक रिपीट अटेम्प्टर हैं या फिर पहले ही अपना PSI कवर कर चुके हैं, बट डायनामिक एलिमेंट्स के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे मंथली करंट अफेयर्स के जो डायनामिक लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स कोर्स फॉर ओनली ₹6,000। अगेन इसके ऊपर भी PSIR 26 का आप कूपन लगा सकते हैं 15% ऑफ लेने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको जो मंथली लेक्चर सीरीज है वो मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैन 2025 से नहीं बल्कि हम जैन 2024 से भी आपको लेक्चर्स दे देंगे, ताकि अगर आप एक बिगिनर है जो कि कंप्लीटली अनफेमिलियर है विद करंट अफेयर्स, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, एंड कई बार आपको पुराने एग्जाम्पल्स या कुछ जो है पिछले साल की चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए आपका एक ग्राउंड वर्क ले करने के लिए हम 2024 ऑनवर्ड्स की जो लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आपको ये 2026 के मेंस तक जो है दिए जाएंगे, राइट। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू अप्रोच दीज करंट अफेयर्स, राइट। कौन कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट्स आप ला सकते हैं, नए नए टर्म्स जो PSIR के होते हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपकी प्रेप को और ज़्यादा होलिस्टिक बना देगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now that we have looked at ideas of value pluralism and किस तरह से clash and conflict between values which are very genuine, equally valid उनमें हो सकती है, वहाँ से हम आते हैं the relationship between liberty and equality पे, राइट। दोनों ही जो है we understand बहुत ही important values हैं, and हम कहते हैं किसी भी just system society में including a democracy में इन दोनों ही वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। एंड इसी का एक एग्जांपल जो है हम इंडिया में भी देख सकते हैं, राइट। जब हम प्रियम्बल में की बात करते हैं, प्रियम्बल विच एक तरह से संक्षेप में ब्रीफ के अंदर हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ सोसाइटी टुगेदर, उसको लिस्ट आउट करता है। हम देखते हैं वन ऑफ द core values which are listed out in the preamble include both liberty as freedom and obviously equality as well, right। इन दोनों को ही सिक्योर करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटरप्राइज मानी जाती है as far as the Indian experiment is concerned, right। एंड इसी तरह से हम देख सकते हैं that within the fundamental rights also focus has been laid on both these values, राइट। जहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 19 है जो कि लिबर्टी फ्रीडम के वैल्यूज़ को चेरिश करता है, वहीं एट द सेम टाइम वी हैव आर्टिकल्स 14, 15, 16 जो कि कितने ज़्यादा रेलिवेंट है एज फार एज द एंटरप्राइज ऑफ इक्वालिटी इज़ कंसर्न, ठीक है। तो इसी तरह से अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो क्यों होती हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि हमने हमेशा ही बात की है, दोनों ही ये टर्म्स जो हैं की पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली दोनों ही जो है इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, मतलब डिफरेंट थिंकर्स ने इनको डिफरेंटली डिफाइन किया है। तो इनकी जो वेरिड अंडरस्टैंडिंग है, जब इनको डिफरेंटली हम समझते हैं एज डिफाइंड इन डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्कूल्स, वी कम टू रियलाइज़ कि इनके बीच में जो है क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से स्कूल ने, कौन से थिंकर ने इनको किस तरह से डिफ़ाइन किया है एंड किस तरह से इनका रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, राइट, उसके बेसिस पे जो है हम अब बात कर सकते हैं कि क्या इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है या क्या एक कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप है, राइट। सो इफ़ यू इमेजिन द थ्योरी ऑफ लिबर्टी और द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एज डिफाइंड बाय
negative liberals, and on the other hand the concept of equality which is envisaged maybe in the Marxist framework. क्या वो बहुत ही हारमोनियसली फिट होंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हारमोनियसली फिट नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर जो है क्लैश होगा, एक कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन किस तरह से समझा जाता है दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को, हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनके बीच में क्लैश होगा या फिर ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है उसकी शुरुआत की गई है, उसको जो है लिया गया है इन राजीव भार्गव बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। तो आई गिव यू द सेम एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड उसके बेसिस पे जो है ना इनके बीच का रिलेशनशिप समझना, स्पेशली द कॉन्फ्लिक्चुअल क्लैशिंग पार्ट समझना बहुत जो है ईजी हो जाता है। तो कहते हैं आप इमेजिन करो एक फैमिली है जिसकी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है, ठीक है। सो इमेजिन दैट इट्स अ मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास फैमिली एंड एक लिमिटेड इनकम है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी सो ऑन सो फोर्थ कुछ नहीं है। अब उनके दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो हैं काफ़ी होशियार हैं, राइट। नाउ वन स्टूडेंट, वन ऑफ द चिल्ड्रन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर and one of the children wants to become a doctor. Now the parents are very happy, both the kids are meritorious, both the kids want to study. अब लेकिन इशू क्या होता है कि दोनों की ही जो ये स्ट्रीम्स उन्होंने चुनी है both are such streams जिनकी फीस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, और फैमिली के पास ना ही इतनी इनकम है ना ही इतनी सेविंग्स हैं कि वो दोनों की जो फीस है इसको अफोर्ड कर पाए। साथ ही में आप इमेजिन कर लीजिए दैट ईदर दीज टू आर ट्विंस, या फिर इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 साल का ही फ़र्क है। तो बेसिकली दोनों के कॉलेज भी जो हैं एक ही टाइम पे शुरू होंगे, तो ऐसा भी नहीं है दैट दे हैव सिग्निफिकेंट गैप कि एक का कॉलेज ख़त्म हो जाए एंड दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्ट्स अर्निंग बाय द टाइम द नेक्स्ट सिबलिंग कम्स, ठीक है। तो इकट्ठे या सिमिलर टाइम पे जो है कॉलेज भी शुरू होना है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गई लिमिटेड सेविंग, बोथ बच्चे जो हैं इक्वली मेरिटोरियस हैं, therefore both deserve an equal chance at going to the kind of college, going to the institute that they wish, right। अब इनकी ये जो डिमांड है, राइट, इनकी जो डिमांड है दैट दे वांट टू गो टू अ गुड कॉलेज, ये क्या होगी, दिस इज an expression of their liberty, an expression of their freedom. Now how the parents decide to distribute these limited resources that they have in the form of savings, that will determine कि equality की definition क्या होती है एंड किस तरह का रिलेशनशिप या ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला सिनेरियो जिसके कारण लिबर्टी एंड इक्वालिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। एंड द फर्स्ट सिनेरियो, द फर्स्ट रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू वैल्यूज इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशनल स्कीम्स। यही जो है, यही एग्जाम्पल सबसे फिट बैठता है, ठीक है, कि दो बच्चे, आप इमेजिन कर लो अब उनके नाम, दैट राम एंड टीना आर दीज टू किड्स, ठीक है। ये दोनों बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे, राइट, इसको बनना है इंजीनियर, इसको बनना है डॉक्टर, दोनों ही स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, दोनों ही एंट्रेंसेस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। अब पहला इशू क्या हो गया, पहला इशू हो गया कि हमेशा इन द वर्ल्ड अराउंड अस भी हम क्या देखते हैं, वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट, एंड वांट्स किसका है, वांट्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ योर लिबर्टी, राइट। वांट क्या है, मुझे कोई चीज़ चाहिए, आई डिज़ायर समथिंग, राइट, एंड डिज़ायर इज समथिंग दैट इज़ यूनिक टू एवरीवन, right, that I want to, for example, spend money on buying a new toy. There is some other person, he desires to spend money on maybe some book, right। तो ये क्या है, ये आपकी लिबर्टी, इट इज समथिंग विच इज ड्रिवन बाय योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। सेकेंड इशू क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज जो हैं ये लिमिटेड होती हैं। अब यही फैमिली एग्जाम्पल में हमने क्या देख लिया कि रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड है, सेविंग्स जो है उनके पास टू पे फीस वो एक लिमिटेड है, और डिमांड जो है, जो उनकी वांट है, वो ऑब्वियसली दोनों बच्चों की है, राइट। अब ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशनल स्कीम पे जो है अब डिपेंड करेगा कि किस बेचारे को क्या मिलेगा। यही अगर उनके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ना होती तो इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में शायद उतनी कॉन्फ्लिक्ट ना आती, ठीक है। अब एक और मेजर रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन देयर डेफिनेशन, जब लिबर्टी को डिफाइन किया जाए एज अगेन द फ्रीडम टू चूज, एंड इक्वालिटी को डिफाइन किया जाए एज इक्वालिटी ऑफ
आउटकम। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो कि हम सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट स्कूल्स के साथ जो है अक्वेंट करते हैं, फ्रीडम टू चूज जो कि ऑफन जो है नेगेटिव लिबर्टी के साथ जो है ज़्यादा अक्वेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है, ये लेवलिंग मैकेनिज्म होता है, दैट यू ट्रीट एवरीवन इक्वली यूनिफॉर्मली इन अ स्टैंडर्ड मैनर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इससे फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब कैसे हुआ ये, सेम फैमिली वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। राम एंड टीना जो हैं, ठीक है, राम एंड टीना दोनों को जो है बनना है, एक को बनना है इंजीनियर, एक को बनना है डॉक्टर, दोनों इक्वली मेरिटोरियस, दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स डिसाइड टू फॉलो दिस सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट व्यू दैट इज ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो ये क्या बोलते हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम हमारे पास जो सेविंग्स है हमारी, राइट, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट, तो सपोज मेरे पास 4 लाख की सेविंग्स थी, 2 लाख दे दिए मैंने राम को, 2 लाख दे दिए मैंने टीना को, मैंने कहा लो ठीक है, अभी मैंने आउटकम ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम इंश्योर कर दिया कि दोनों ही बच्चों को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है मैंने दे दिया। अब लेकिन इशू क्या हुआ, इवन दो इक्वालिटी ऑफ आउटकम इंश्योर हो गया, दोनों के पास 2-2 लाख हो गए, बट इससे इनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस ज़रूर रिस्ट्रिक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि 2 लाख में ना ही उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रही है, उसकी फीस जा रही है, ना ही 2 लाख में टीना की जो है उसके मेडिकल स्कूल की फीस जा रही है। ठीक है, सो टेक्निकली उन्होंने इक्वालिटी ऑफ आउटकम तो इंश्योर कर दिया, बट ट्रेड ऑफ किससे हुआ, लिबर्टी एज फ्रीडम ऑफ चॉइस से, क्योंकि दोनों की ही फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी। वाई, बिकॉज नाइदर हैव द मनी to give their college fees and neither can now join the institution of their choice। ठीक है, तो पहली आ गई ये इस सिनेरियो में भी कॉन्फ्लिक्ट। अब एक और सिनेरियो है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, when liberty and equality, right, they are equated with the idea of fairness। अब यहाँ पे ना ड्रॉल्स का जस्टिस एज फेयरनेस मत में इमेजिन करो, यहाँ पे वो फेयरनेस को एज अ ब्रॉडर टर्म यूज कर रहे हैं। एंड बीइंग फेयर जो है वो कहते हैं एक बहुत ही सब्जेक्टिव सिनेरियो हो सकता है। what is fair for me can be very different from what is fair to you, right? तो for example for someone this arrangement, right, wherein the money was equally divided was seen as a फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि भैया उनके पास 4 लाख की सेविंग थी, दोनों बच्चे उनके लिए इक्वल है, उन्हें 2-2 लाख दे दिए। अब नहीं हो रही उस पर भी कम पड़ रही है, अगर दोनों की एडमिशन नहीं हो रही तो वो क्या करें, उनके हिसाब से तो उन्होंने फेयर वे में काम किया, पेरेंट्स ने दोनों को 1-1 दे दिया। वहीं ऑन दी अदर हैंड किसी और की फेयरनेस की डेफिनेशन जो है कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, राइट। उनको ये लग सकता है कि मे बी टीना हु इज द ओल्डर चाइल्ड, ठीक है, और वो डॉक्टर बनना चाहती है, राइट, तो एक काम करते हैं कि क्योंकि वो बड़ी है तो ऐसा करते हैं कि जितनी भी वो 4 लाख था वो 4 लाख का 4 लाख टीना को दे देते हैं, ये बोल के कि एटलीस्ट एक बच्चे का तो जो ड्रीम है ऑफ बिकमिंग whatever he or she wanted to, that is टीनों को डॉक्टर बनना था, एटलीस्ट वो तो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, राम जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, इंजीनियरिंग की जगह बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कुछ कर लेगा, ठीक है, यहाँ कोई डिप्लोमा की डिग्री कर लेगा, कि एटलीस्ट एक बच्चे का तो ड्रीम पूरा हो। कहाँ, पिछले इस सिनेरियो में दोनों के ही नहीं ड्रीम्स पूरे हो रहे। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू सम दिस बिकम्स अ फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर से आ जाती है, राइट, दैट वाई इज वन सिनेरियो राइट एंड वाई इज वन सिनेरियो रॉन्ग, राइट, वाई शुड टीना बी गेटिंग मनी, वाई शुड राम नॉट बी गेटिंग मनी। समवन एल्स हु हैज अ पेट्रियार्कल आउटलुक ऑफ थिंग्स, वो कह सकता है कि नहीं, टीना नहीं, इवन दो शी इज दी ओल्डर चाइल्ड, राम को पैसा दे दो। वाई, बिकॉज आखिरकार यू नो मे बी टीना माइट एंड अप गेटिंग मैरिड और इतना पढ़ा लिखा कि इवन इफ शी हैज अ करियर शी माइट गो इन टू अनदर फैमिली, एटलीस्ट राम इज योर सन, ही विल प्रोवाइड फॉर योर फैमिली इवन इन द फ्यूचर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू समवन लाइक दैट, उनका फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स, राइट, इट माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो इसके कारण अगेन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिबेट बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट अनदर सिनेरियो जहां पे वो बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ वन इज एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। ठीक है, कि मतलब टू इंश्योर समवन्स लिबर्टी अ ट्रेड ऑफ टेक्स प्लेस इन द स्फेयर ऑफ इक्वालिटी। ये वही एग्जाम्पल है कि अब उन्होंने इंस्टेड ऑफ इक्वली डिवाइडिंग द मनी 2-2 लाख बिटवीन राम एंड टीना, दे डिसाइड ड्यू टू सम रीजन दैट वी विल गिव इट टू टीना। तो क्या हुआ
नाउ टीना की लिबर्टी जो थी, द फ्रीडम टू चूज टू बिकम अ डॉक्टर, ये एप्लीकेबल हो गई, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी. वाई? बिकॉज राम विल नॉट गेट टू प्रैक्टिस दिस सेम लिबर्टी to follow his dream career. Why? Because the parents can only afford one. ठीक है, तो इक्वालिटी का ट्रेड ऑफ हो गया दोनों बच्चों के बीच में. वन विल नॉट गेट टू अचीव इट, द अदर वन विल गेट टू अचीव इट. सो लिबर्टी ऑफ वन इज ensured at the cost of equality, at the cost of why? Because equal liberty is not available to the other sibling. ठीक है, तो ये जो है वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, वी अंडरस्टैंड दैट दीज वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वेरिंग डेफिनेशंस एंड वेरिंग वेज इन विच बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड. अब यहाँ पे हम देखते हैं दैट पीपल एंड थ्योरिस्ट लाइक जॉन रॉल्स ये क्या कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं एक तरह से अपनी थ्योरी में वैल्यूज एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी को बैलेंस आउट करने की, किसी ना किसी तरह से रिकंसाइल करने की. ठीक है, तो रॉल्स क्या कहता है? रॉल्स कहता है कि मेरी ओरिजिनल पोजिशन में अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस मैं यही ट्राई कर रहा हूं कि मैं लिबर्टी और इक्वालिटी को किस तरह से जो है एक तरह से रीबैलेंस कर पाऊं. ठीक है, कि पहली चीज तो ऑब्वियसली जो उनका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो किस पे फोकस करता है? ऑन दिस इनवायलेबिलिटी ऑफ लिबर्टी, ऑफ द वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ लिबर्टीज एंड राइट्स बीइंग अवेलेबल टू वन एंड ऑल. एंड जो सेकंड प्रिंसिपल है वो किस पे फोकस करता है? पहली चीज जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल है वो सिर्फ इक्वालिटी नहीं है इंश्योर कर रहा, वो आपकी लिबर्टी भी इंश्योर कर रहा है. वाई? बिकॉज अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर ओपन अपॉर्चुनिटी है फॉर वन एंड ऑल, दैट मीन्स एवरी वन इज फ्री टू अप्लाई टू एन ऑफिस, टू अ पोजिशन, फॉर अ रिवॉर्ड, फॉर अ टाइटल. डिफरेंस प्रिंसिपल जो है is a way of mitigating the conflict between your liberty and equality. कि कहीं पे भी अगर कॉम्प्रोमाइज होता है of equality of opportunity which is also ensuring liberty in application, that should only be to ensure कि जो least advantaged person है उसको कोई benefit हो रहा है, उसका कोई भला हो रहा हो. राइट, तो रॉल्स जो है इन दिस वे ट्राइज टू मिटिगेट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू टर्म्स. राइट, सो अगेन हमने देख लिया दैट इन वेरियस वेज दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर डिफाइंड. राइट, इट कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप. अब हम देखते हैं सिमिलरली on the basis of relationship there can also be a complementary relationship that can arise between these two values, between these two concepts, जिस तरह से रॉल्स ने करने की कोशिश की in his theory of justice. ठीक है, अब अगेन सिमिलरली जैसे कि हमने क्या बात की थी, कॉन्फ्लिक्चुअल या क्लैशिंग रिलेशनशिप भी कब होता है? in the way that the concept is understood, in the way that the concept is defined. Similarly, depending on these varying definitions, depending on these varying understandings, right, there can also be a complementary relationship जहाँ पे one is pushing the cause of the other. अब वो बोलते हैं ये कैसे होगा? पहले वो बोलते हैं कि लिबर्टी को किस तरह से आप अंडरस्टैंड करोगे इन द वे दैट इट सिट्स कंफर्टेबली विद इक्वालिटी. ये बोलेंगे यहाँ पे आप लिबर्टी को डिफाइन करते हो एज बीइंग इन कंट्रोल ऑफ वंस लाइफ. मतलब हमारी लाइफ किस तरह से शेप्ड होगी, किस तरह से डिफाइंड होगी, क्या मैंने परस्यू करना है, दैट इज व्हाट आई हैव द लिबर्टी टू डू. राइट, तो इसके अंदर तीन मेन कॉम्पोनेंट्स है. पहला, ऑफ बीइंग एबल टू लीड वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस बिलीव्स, डिजायर एंड पर्पसेस. ठीक है, तो इफ आई इमेजिन अ लाइफ वेर इन आई वॉन्ट टू परस्यू अ डॉक्टर्स डिग्री, वर्क इन बस्तर, help people at large, do good to people, that is what, that is my conception of a life well lived. Right, secondly, to be able to examine and revise them. ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल छठी क्लास में थी जब मैंने डिसाइड कर लिया भैया मैंने तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है. बाय द टाइम आई रीच मे बी 10th, आई रियलाइज कि भाई मेरी साइंस उतनी अच्छी नहीं है. राइट, जितना मैं इमेजिन करती थी कि एज साइंस एंड मैथ बिकेम टफर, आई स्टार्टेड बिकमिंग रियली बैड एट इट. ठीक है, तो मैं काम करती हूँ कि मुझसे मेडिकल तो डिग्री शायद ना की जाए,
But on the other hand, if I take up commerce, or maybe if I take up humanities, right, maybe even then I can, end up doing and studying something in a manner that still helps me help other people, right? So for example, okay, you can also do a BA or you can do a BCom and उसके बाद pursue for example UPSC, right? Become a DC, become an IAS, become any officer and help people in leading better lives, help people lead well ordered lives, provide laws and good policies for them, implementation of policies for them, so that there is a good governance in people's lives and in cities at large. ठीक है, तो ये क्या है, आपने एग्जामिन एंड रिवाइज कर दिया द वे इन विच यू वांटेड टू लीड योर लाइफ, देन बीइंग एबल टू परस्यू दीज ऑल्टरनेटिव पाथ्स. तो ये वही हो गया कि पहले मैंने रिवाइज कर लिया कि भैया साइंस तो मुझे नहीं आती, राइट, साइंस नहीं आती तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन पाऊंगी. On the other hand, what did I do? I decided to pursue an alternative path, which was what? Maybe do a BA and BCom and then pursue UPSC to maybe fulfill this larger goal in life of being able to cater to people and people's welfare. Right? तो ये क्या हुआ कि पहले मैंने एक strict goal बनाया as per my desires, then depending on my ability, depending on various factors, I also had the opportunity to revise them, of examining them, and then I also have the choice to come up with alternative paths, right? So that जो मैंने एग्जामिनेशन या रिविजन की है उसकी करेक्शन मैं कर पाऊँ. ठीक है, सो दिस इज द वे इन विच लिबर्टी इज अंडरस्टूड. सेकेंडली, इक्वालिटी इज अंडरस्टूड एज व्हाट? एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई डिसएडवांटेजेस फेस करते हो इन परस्यूइंग व्हाट यू वांट टू परस्यू, वो डिसएडवांटेजेस को निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो मतलब ऐसे डिसएडवांटेजेस जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, you aren't responsible for it, you don't know what caste you will be born into, you don't know what community you will be born into, you don't know whether you will be born into a rich family or a poor family. ये सब क्या है? ये सब वेरिंग डिसएडवांटेजेस हैं जिनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. अगर एक एग्जाम के लिए पढ़े नहीं और मार्क्स अच्छे नहीं है, that is something that you are responsible for, right? But if for example because on the basis of your caste or your class or your religion or your creed or your gender, your teacher does not pay adequate attention to you and does not teach you or resolve your doubts, right, और उसके कारण आपके मार्क्स नहीं आते, that is something that you are not responsible for. That is what? That is a product of डिस्क्रिमिनेशन. तो इक्वालिटी को क्या समझा जाता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन. कि जो भी मैं परस्यू करना चाहती हूँ उसके बीच में जो भी डिसएडवांटेजेस या हर्डल्स आते हैं जो कि मेरे बनाए नहीं हैं, विच आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ माई इनएबिलिटी, राइट, दे ऑल नीड टू बी रिमूव्ड. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लिबर्टी एंड इक्वालिटी को डिफाइन करेंगे तो इनके बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो है बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन में क्या आएगा? नॉन डिस्क्रिमिनेशन में आएगा कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, मेरी लिबर्टी क्या थी कि मैं परस्यू कर पाऊँ, राइट, बिकमिंग मे बी whatever I want to become, whatever I want to pursue, तो उसके बीच में डिसएडवांटेजेस नहीं आने चाहिए. आई शुड बी एबल टू गो टू अ गुड स्कूल, राइट, विदाउट राइट हैविंग टू वरी कि भैया मेरी स्कूल में एडमिशन नहीं होगी बिकॉज माई फैमिली डज नॉट हैव इनफ मनी, राइट. ये नहीं होगा कि द टीचर विल मेक मी सिट आउट इन द कोर्टयार्ड इंस्टेड ऑफ सिटिंग इक्वली विद अदर स्टूडेंट्स, दैट द टीचर विल नॉट लिसन टू मी और लिसन टू माई डाउट्स, राइट. कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी to be liberated, to be able to follow the kind of path in life that I want to follow, then ना ही liberty और ना ही equality का जो purpose है वो serve हो रहा है. Because at the end of the day, जिस तरह से लॉक ने ही बोला था, right, ये a lot of people end up saying that even if you look at the most liberal thinkers, जिनको कई बार हम negative liberty के साथ भी associate करते हैं, लॉक का idea क्या था कि right to liberty available है as a natural right. But very importantly, this right to liberty is equally available to one and all. So I shouldn't be someone who's enjoying my right to liberty at the cost of someone else's right. तो ये नहीं होना चाहिए just because a minister's cavalcade or a minister's son has to go somewhere and is getting late, मैं दूसरे लोग जो बेचारे खुद भी काम जाने के लिए लेट हो रहे हैं उनका ट्रैफिक रोक दूं, उनका ट्रैफिक इंटरप्ट कर दूं for my liberty that I want to do as I please and I want to go ahead and maybe reach the airport on time. No,
दैट इज नॉट जस्ट, दैट इज नॉट डन, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इन वन वे। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिफाइन किया जाए लिबर्टी और इक्वालिटी को तो क्या होता है, उनके बीच में एक नेचुरल जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे रॉल्स का आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने लॉक का लिया, सिमिलरली रॉल्स का भी ले सकते हैं कि उनकी इन स्कीम ऑफ जस्टिस वहाँ पे भी वो क्या कोशिश कर रहे हैं, लिबर्टी एंड इक्वालिटी को बैलेंस आउट करने की, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, एंड नाउ ऑन बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी वी विल डिस्कस अफर्मेटिव एक्शन एंड किस तरह का रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज इमेजिड व्हेन वी टॉक ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम रिजर्वेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे वेरियस टर्म से भी जानते हैं।